इंश्योरेंस को सिर्फ एक टैक्स सेविंग का प्रोडक्ट बोल के दिखाया जाता है। इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज इट नॉट समथिंग दैट पीपल क्यू अप टू बाय। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली वालों को मेरी आय से जो महीने के पैसे मिलते थे वो मिलना बंद ना हो। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब आपने एंट्री करी थी तब से लेके आज तक कितना बदलाव आ चुका है? सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये आ गया कि लोगों को इंश्योरेंस की वैल्यू समझ में आ गई। तो ये आईटी की वजह से जो इनोवेशन आ रहा है, आपको क्या लगता है कि और कहाँ तक ये इनोवेशन जा सकता है? मैं बहुत छोटा इंसान हूँ जो आपको ये बताऊं कि कहाँ तक जा सकता है, लेकिन आई थिंक स्काई इज द लिमिट। तो जो इंश्योरेंस है वो कंप्लीट फैमिली का होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन का होना चाहिए? पहले तो ये समझ लें कि इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसिटी है। सो हेल्थ, टर्म और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये सब कंबाइंड होने चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए? ये सब होना चाहिए, ये जरूरी है। वेलकम सर, हमारे साथ है मुरली सर जो कि भारतीय एक्सा में सीडीओ है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और हमारे साथ ये सारी चीज़ें हम जो इंश्योरेंस रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपने हमारी हेल्प की। सो कुछ चीज़ें सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस नहीं है। तो इंश्योरेंस क्यों होता है, क्या होना चाहिए, कौन से प्रकार का होना चाहिए, इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, किसके लिए इंश्योरेंस बेस्ट है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ सर। सो मुझे पहले तो आपको पूछना है कि इंडिया में इंश्योरेंस को सिर्फ एक टैक्स सेविंग का प्रोडक्ट बोल के देखा जाता है कि अरे यार ले लो, टैक्स बच जाता है। सो एक वे में उनको दिया जाता है जो कि मुझे नहीं लगता कि वो सही है, थोड़ा मिसलीडिंग मुझे लगता है। सो आपका इसके ऊपर व्यू क्या है सर? पहली बात तो संकेत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर। दूसरा, ऐसा नहीं है कि खाली टैक्स के लिए लोग लेते हैं, बिकॉज लास्ट 2 डिकेड आफ्टर प्राइवेटाइजेशन लोगों की व्यू इंश्योरेंस के बारे में चेंज हुई है। हमारे मेजॉरिटी कस्टमर्स के अब टैक्स ब्रैकेट ऑलरेडी फुलफिल हो गए हैं, बट वो फिर भी इंश्योरेंस खरीदते हैं। तीसरी बात, भाई एक बच्चे को भी दूध पीने के लिए कहना पड़ता है कि दूध पियोगे तो खिलौना मिलेगा। तो ये हमारी सरकार की तरफ से एक पहल थी जो ओवर डिकेड से कल्चर बना कि चलिए टैक्स के बहाने ही सही कम से कम हर साल इंश्योरेंस तो खरीदता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा है। बिकॉज इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज इट नॉट समथिंग दैट पीपल क्यू अप टू बाय। वो एफडी करने के लिए लाइन लगाते हैं, वो घर खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं, गाड़ी मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं जिसकी सेल्फ लाइफ शायद 1 साल 2 साल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इंश्योरेंस जिसकी सेल्फ लाइफ और जिसकी वैल्यू पूरी ज़िंदगी है, उसको खरीदने के लिए कोई लाइन नहीं लगाता। तो ये सब्जेक्ट खाली हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा ही है। और इसलिए आई थिंक ये जो कुछ एक सोप्स होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट देती है, इससे कल्चर और बिहेवियर बनता है। बट आपकी बात सही है, क्या खाली टैक्स बेनिफिट के लिए लेना चाहिए? नहीं, तो खाली टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस अपनी समझ के, अपनी अपनी ज़रूरतों को समझ के, और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन को समझ के इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे कोई ज़माने में हमारे, जब हम छोटे थे तो एक ऐड आती थी ना कि जो अपनी बीवी से करे प्यार वो हॉकिंस से कैसे करे इनकार। तो भाई यदि आपके लिए आपकी फैमिली और आपकी वाइफ की सेफ्टी ज़रूरी है तो आप हॉकिंस पे प्रेशर कुकर खरीदते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पे यदि आप पैसे कमाते हैं और आपके पैसे से आपका परिवार चलता है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिले या ना मिले, आपके लिए इंश्योरेंस लेना आपके परिवार की सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट सर। तो फॉरेन कंट्रीज में अगर ये रेशो देखें और इंडिया का रेशो देखें, बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस है। मतलब अगर हम काउंट में देखें, नंबर्स में देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑलरेडी आ रहा है। तो क्या इंश्योरेंस सबने लेना चाहिए या पर्टिकुलर किस कैटेगरी ने लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? तो इंश्योरेंस की 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं एंड ये कैटेगरीज आप इसको एक पिरामिड के रूप में देखिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ये कहूँ आपको, मैं थोड़ा वियर्ड सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके बदन पे फटे हुए कपड़े हैं और आप 5 दिन से भूखे हैं। ओके। और यदि मैं आपको 500 रुपये दूंगा तो आप पहले क्या करना पसंद करेंगे? बिल्कुल खाना खाऊंगा मैं। खाना खाएंगे ना? 100%। ये बड़ी जायज़ नेचुरल डिमांड है, नेचुरल बात है, करेक्ट। वैसे ही यदि आप पैसा कमाना चालू कर रहे हैं तो आप उस पिरामिड में इस चीज़ को ऐसे देखिए कि भी मैं सेविंग्स बाद में करूंगा, पहले इंश्योर करूंगा। तो हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पिरामिड में सबसे पहले आता है कि जितने का मैं वर्थ हूँ उससे 20 गुना ज़्यादा की मेरी इंश्योरेंस होनी चाहिए। बिकॉज लाइफ अनसर्टेन है। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली वालों को मेरी आय से जो महीने के पैसे मिलते थे वो मिलना बंद ना हो। अब उससे ज़्यादा कमाई होने लग गई तो मैं सेविंग्स करना चालू करूँगा। मेरा दूसरा सवाल है, चलिए ये खर्चे के बाद में आपने खाना खा लिया
उसके बाद में यदि 200 रुपये बचेंगे तो आप क्या करना पसंद करेंगे? कपड़ा खरीदना पसंद करेंगे या एक टोपी और चश्मा खरीदना पसंद करेंगे? कपड़ा कपड़ा, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। जरूरत। तो वैसे ही हमारे अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम में सबसे पहले जब आप कमाना चालू करते हैं तो आप इंश्योरेंस खरीदते हैं ताकि जितनी कमाई चालू हो गई उसको प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो फिर आप सेविंग्स करना चालू करते हैं, क्योंकि हार्ड एंड मनी है। उससे भी ज़्यादा पैसा होता है तो फिर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप इक्विटी नहीं खरीदते, राइट। आप म्यूचुअल फंड खरीदना चालू करते हैं। Correct. और ज़्यादा पैसा है तो आप फिर इक्विटी में लगाना चालू करते हैं। करेक्ट। उससे ज़्यादा पैसा होता है तो आप माइकल जैक्सन की जैकेट खरीदते हैं, आप उनकी घड़ियाँ खरीदते हैं करोड़ों में, कलेक्टेबल्स खरीदते हैं, बिकॉज आपकी नीचे की सारी नीड पूरी हो गई। कई बार हमारे समाज में हम गलती क्या करते हैं कि पहली 2 नीड पूरी नहीं हुई लेकिन हम तीसरे पे जंप कर जाते हैं। करेक्ट। कि हमने अपनी प्रोटेक्शन नहीं कंप्लीट करी, सेविंग्स कंप्लीट नहीं करी और हम सीधा इन्वेस्टमेंट में, कलेक्टिबल्स में चले गए, वो बहुत रिस्की है। सो दैट मीन्स कि फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। अगर आपके जेब में पैसा आ रहा है तो उसका एक प्लान बनना चाहिए कि बिल्कुल। मैं किस स्टेज में कहाँ कहाँ मैं किस स्टेज में हूँ एंड हेंस मुझे पहले क्या लेना है और किस क्वांटम में लेना है। करेक्ट। बहुत बार क्या होता है कि इधर उधर देख लिया, इसने कार ले ली, इसने ये चीज़ ले ली, इसीलिए मैं भी ले रहा हूँ। ये सबसे बड़ा इशू अभी सोसाइटी में हमें देखने मिल रहा है। बट सर समझिए, अगर किसी इंसान का ना 50,000 पर मंथ इनकम है तो वो किस प्रकार से उसको डिवाइड कर सकता है, या इंश्योरेंस में कितना उसको लगाना चाहिए पैसा, क्या करना चाहिए? 50,000 की इनकम यदि है, मैं इसको सेकंड लेवल पे नहीं लेके जाता हूँ, अभी पहले लेवल पे आप ये समझिए यदि 50,000 की इनकम है और मैं अज्यूम करता हूँ कि ये बंदा 25 से 35 साल की एज ब्रैकेट में है। ओके। यदि इस एज ब्रैकेट में है तो एक थंब रूल है कि भी आपकी एनुअल इनकम का 20 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। राइट। तो यदि आप 50,000 महीना कमा रहे हैं, मतलब साल का 6 लाख कमाते हैं, तो 1.25 करोड़ की आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। परफेक्ट। कारण इसका ये है कि यदि भगवान ना करे कुछ हो जाए तो घर वालों को जो 1.25 करोड़ मिलेगा उसको यदि बैंक के सेविंग्स अकाउंट में भी रख दें तो उनको 6-7 लाख रुपए टैक्स बाद काट के 6 लाख रुपए हाथ में मिलेंगे। हाँ और यही 6 लाख रुपए आपकी इनकम थी। बिल्कुल। तो ये थंब रूल है। अब इसके बाद में डिपेंड करता है कि भी 50,000 की इनकम में आपके कितने खर्चे हैं और कितनी सेविंग्स है। यदि वो 50,000 पूरे खर्चे करता है तो खर्चे कुछ कम करके उसको 1.25 करोड़ की इंश्योरेंस लेनी चाहिए। परफेक्ट है। अब यदि 50,000 की इनकम में वो आदमी ऑलरेडी करेंटली खाली खर्चे 35,000 ही हैं, तो उसको कुछ पोर्शन इंश्योरेंस के लिए लेना चाहिए, फिर सेकंड कुछ पोर्शन सेविंग्स में डालना चाहिए और कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड में, यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। तो डिपेंड करता है कि आपके पास आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। लेकिन यदि कुछ भी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है कि 50 खर्चा करता हूँ, कमाता हूँ और 50 ही खर्चा कर देता हूँ, तो भाई साहब थोड़े खर्चे कम करो, महीने के 2,000 रुपये खर्चे कम करो, 48 में खर्चे चलाओ, 2,000 रुपये अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस जरूर खरीद लो। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं भी जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना लोगों को, उनको मैं हर एक चीज़ बोलता हूँ कि तुम ये बोल सकते हो अभी आपकी एज 30 है, आप ये बोल सकते हो कि 70 ईयर्स में मैं कितना कमाऊंगा, कुछ करूंगा, ये करूंगा, जो भी चीज़ें आप प्लान कर सकते हो। बट एक मेजर प्रॉब्लम है, 2 चीज़ें आपको कभी भी बोल के नहीं आती है, एक तो बीमारी और दूसरी है डेथ। सो 100% लाइफ कवर और हेल्थ कवर होना ही चाहिए और ये सबसे पहले होना सबसे चाहिए। पहले और ये अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों में, बहुत अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट इंश्योरेंस से हम फाइनेंशियल फ्रीडम फास्टर अचीव कर सकते हैं। मैं इसका जवाब आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। तो मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, दो मैं सर्विस में हूँ, बट मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, कलकत्ता में बॉर्न एंड बॉट अप हुआ। ओके। तो जब मैं ग्रेजुएशन करके काम में लगा तो मैंने बैंकिंग ज्वाइन करी, उसके बाद 2000 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन करी। मुझे तकरीबन 25 साल हो गए, तो यंग था, और जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन करी तो लगा इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ मुझे ही आता है। और फिर मैंने अपनी कुछ पुरानी पॉलिसीज़ जो मेरे फादर ने मेरे 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में हर साल टैक्स सेविंग के लिए ही वो लेते गए, क्योंकि वो इनकम टैक्स फाइल थी। तो मैंने बड़ी समझदारी से अपने फादर से पूछा कि आपने क्या ये सब बकवास पॉलिसियाँ ली हैं, इनमें तो कोई रिटर्न नहीं है, सब पॉलिसी 60-65 के बाद में मैच्योर करेंगी, तो मैं इतना साल 40 साल तक बैठा रहा हूँ उसके पैसे के लिए, इसमें क्या आनी जानी है। बिल्कुल। मेरे फादर बिजनेसमैन थे और आज मैं समझता हूँ कि वो मेरे से ज़्यादा तजुर्बेदार थे। तो उनका जवाब था कि तुम्हारे 25 साल की उम्र तक तो मैं तुमको खिला दूंगा, अच्छा, तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चे तुमको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, इसलिए मैंने 65 साल के बाद में तुम्हारे बुढ़ापे का इंतजाम आज कर दिया है इन पॉलिसी के तहत। इसके बीच में यदि तुम ना कमा सको तो तुमको ऐसे भी पैसों की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, तुम इस लायक ही नहीं हो। करेक्ट। द रीजन आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल संकेत इज दैट इंश्योरेंस आप जितनी जल्दी खरीदेंगे, जितनी जल्दी उसमें लगाएंगे, उतना ज़्यादा फायदा है। उन्हीं मेरे फादर की इंश्योरेंस की पॉलिसी से जो मैंने एकदम कम एज में चालू करी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसका सालाना आज करीब 20,000 रुपया प्रीमियम पेमेंट करता हूँ। मेरी 12 पॉलिसियाँ LIC की, ओके। और मैं सिर्फ मात्र 20,000 की प्रीमियम पेमेंट करता हूँ।
बट चूंकि वो पॉलिसियां ऑलमोस्ट 25-30 साल चल चुकी हैं, उन पॉलिसीज में मेरी हर साल मेरी पॉलिसी की वैल्यू 2 लाख से बढ़ती है। वाह, ओके। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे फादर ने कितनी प्रीमियम दी थी मैं जब बच्चा था। अब मैं सोचता हूँ कि फादर ने सिर्फ 20,000 की प्रीमियम क्यों डाली। उन्होंने यदि 20-25 लाख डाले होते, मैं 20-25 लाख देता और 2 करोड़ की एसेट हर साल बनती। करेक्ट है। लेकिन वो मैं अब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टाइम हाथ से निकल चुका है। और उन पॉलिसियों को मैंने अपना, जब पहले घर खरीदा तो वहां से मैंने लोन लिया, जब पैसे आए तो वापस चुकाए, जब मैंने अभी मुंबई में घर लिया तो वहां से लोन लिया। दैट देन यू रियलाइज द पावर ऑफ इंश्योरेंस, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, विच पीपल अदरवाइज डोंट अंडर एस्टिमेट एक्चुअली। परफेक्ट। जैसे कि सर आपने बोला ना कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब आपने एंट्री करी थी तब से लेके आज तक कितना बदलाव आ चुका है, कौन कौन से चेंजेस हो चुके हैं? सबसे पहला और बड़ा बदलाव ये आ गया कि लोगों को इंश्योरेंस की वैल्यू समझ में आ गई। और मैं बोलूँगा 2001 से नहीं भी समझ में आई ना, मेरा बोलना शायद वाजिब नहीं है, कोविड के बाद तो जरूर समझ में आ गई। हाँ जी, बिल्कुल। जब अपने घर वालों में, अपने अगल बगल में, यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में अचानक लोगों को जाते हुए देखा ना, तो रियलाइज किया कि वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। दिस इज सर्टेनली अनसर्टेन। दिस इज लाइफ इज सर्टेनली अनसर्टेन। एंड पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जस्ट आफ्टर कोविड हमारी पॉलिसीज की परसिस्टेंसी ऑलमोस्ट 10% से बढ़ गई। लोग अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराने लग गए। लोग समझ गए कि भी मेरा खर्चा कम करूं, मैं पिक्चर कम देखने जाऊंगा चलेगा, मैं थोड़ा मौज मस्ती कम करूंगा चलेगा, मोबाइल 6 महीने बाद लूंगा चलेगा, लेकिन इंश्योरेंस की प्रीमियम टाइम से जानी चाहिए। करेक्ट। और ये सबसे बड़ा चेंज है। ये हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ तो इसकी ज़रूरत और बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। ये बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ। पहले लोग, उनको 70,000, 50,000, 60,000, 1.5 लाख का ATC के नीचे बेनिफिट मिलता था तो उतनी प्रीमियम देते थे। अब यदि मैं 10 कस्टमर से मिलता हूँ तो 10 में से कोई एक भी व्यक्ति मुझसे ये बात नहीं करता कि ATC में क्या बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। वो बोलता मुझे कवरेज कितनी मिलेगी ये बताओ यार। मैं यदि आपको 1 लाख का प्रीमियम देता हूँ तो आप मुझे कितनी लाइफ कवर दोगे ये बताओ। करेक्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज देखता हूँ मैं 2001 के मुकाबले आज में। करेक्ट है सर। बट उस वक्त ना सब पेपर फॉर्म में होता था। धीरे धीरे अब IT का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब ऐड आने लगती है कि डेली का 20 रुपये पे करो और इंश्योरेंस लो, 1 करोड़ का मिलेगा कवर, 50 लाख का मिलेगा। तो ये IT की वजह से जो इनोवेशन आ रहा है, आपको क्या लगता है कि और कहाँ तक ये इनोवेशन जा सकता है और क्या हो सकता है इससे? मैं बहुत छोटा इंसान हूँ जो आपको ये बताऊँ कि कहाँ तक जा सकता है, लेकिन आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। आने वाले टाइम में आप अपने बेसिक, जो आज हम इनिशियली डिस्कशन कर रहे थे ना कि लोगों को अपनी ज़रूरत समझ के इंश्योरेंस करने की ज़रूरत है, उसमें काफ़ी हद तक रोल IT भी प्ले करेगा। यदि आपने पहला स्टेप लिया कि ये समझा कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, अब उसके बाद में या तो आप किसी तजुर्बेदार व्यक्ति से, जैसे कि आपसे बात करें और समझे कि मुझे कितना चाहिए और क्यों चाहिए, कि मेरे कौन से लाइफ स्टेजेस फुलफिल होंगे, और या फिर आप टेक्नोलॉजी की सहायता लीजिए, AI की सहायता लीजिए, वो आपको बता देगा। या तो हम पे विश्वास कर लीजिए या टेक्नोलॉजी पे, किसी पे तो विश्वास करिए गुरुजी, इंश्योरेंस लीजिए, ये ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल 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 सर। तो एक ट्रेंड हमने देखा है कि US में कुछ शुरू हो जाता है और वो बड़ा होता है वहाँ पे, और वही ट्रेंड सेम इंडिया में आना चालू हो जाता है या बाकी सारी डेवलपिंग कंट्री में आना शुरू हो जाता है। तो इंश्योरेंस की मुझे लगता है अभी शुरुआत हुई है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी समझ है। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा ट्रेंड US में चल रहा है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हो या इन टर्म्स ऑफ एनी इंश्योरेंस रिलेटेड ट्रेंड्स जो भी वहाँ पे चल रहे, जो इंडिया में आगे जाके आ सकते हैं, जिसपे हमें भी फोकस करना चाहिए? अच्छा सवाल आपका ये। हम थोड़े दूर हैं और हमको थोड़ा टाइम लगेगा कैचअप करने में, उसमें कोई शर्म नहीं है, बट प्रोवाइडेड हमें ये मालूम हो कि हमको कैचअप करना और हम कैचअप करें, वो ज़रूरी है। तो ऐसा क्या ट्रेंड जो मुझे लगता है जो आने वाले टाइम में होगा कि लोग पहले तो ये समझ लें कि इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं है, ये नेसेसिटी है। और ये बात US में लोग समझते हैं। अब उसको नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे हैं कि भाई मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत कब ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यदि घर बैठा हूँ तो मुझे कुछ होने के चांसेस कम है, बिल्कुल, तो मेरी प्रीमियम कम लगनी चाहिए। बट यदि मैं मुंबई से पुणे ट्रैवल कर रहा हूँ, भगवान ना करे मुझे कुछ भी हो, लेकिन कुछ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, अच्छा, तो मेरी प्रीमियम ज़्यादा लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो US में जो कल्चर अभी हल्के हल्के आ रहा है, दैट दे आर मेकिंग कस्टमाइज्ड एंड सैचे प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन कंपनी इन US जो ये कहती है कि यदि आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी चालू करने के पहले इंश्योरेंस खरीद लीजिए। आप उसमें डाल दीजिए कि आप हाईवे में कितने घंटे रहेंगे,
ओके। वो आपको उतने ही घंटे 3 घंटे की कवरेज के लिए चार्ज करेगा। वाह। जैसे ओके। ही आप पुणे पहुंच गए, आप उसको बंद कर दीजिए। ग्रेट। तो फॉर एग्जाम्पल की भी एक इंश्योरेंस ऐप है जिसमें आपने 1,000 रुपया लोड कर दिया। आपको मालूम है कि मैं ऐसे कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो मैंने लाइफ को थ्रेट ज़्यादा है, करेक्ट। तो मैं खाली जाके वहाँ पे बटन दबा के अपना इंश्योरेंस ऑन कर देता हूँ। वो ऑटो टाइम लेता है, ओके। जितना टाइम आपने यूज़ किया उसको, जब आपने बंद किया तब तक का वो इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट करके आपसे लेगा, बाकी आपसे नहीं लेगा। वाह, दैट्स ग्रेट। तो ये इंडिया में भी ट्रेंड में भी आ सकता है, आएगा ही। बट इंडियन लोग तो उसको ज़्यादातर ऑफ ही रखना प्रेफर करेंगे, बट एक्चुअली ऑन होना चाहिए परमानेंटली। होना चाहिए, बट एक परमानेंट हो गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि भी मुझे मेरा थंब रूल के हिसाब से समझ में आता है एक्स्ट्रा कि रिस्क। मुझे 1 करोड़ की कवर चाहिए, मैंने ले ली। लेकिन भाई जब मैं हाईवे पे हूँ, मुझे लगता है यार अभी कुछ रिस्क ज़्यादा है, बिल्कुल। खाली मेरा यदि 100 ही रुपया लगे और मैं अपनी 1 करोड़ की कवरेज और ले लूँ ये 3 घंटे 4 घंटे के लिए, तो नुकसान क्या है? खाली 100 रुपये की कॉस्ट में भगवान ना करे कुछ हो तो घर वालों को यदि 2 करोड़ मिले तो नुकसान है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना। और वो उससे फायदा ये है कि कॉस्ट इतना कम हो जाता है कि भी मैं अपने उस रिस्क को कवर कर सकता हूँ। ओके। तो जो इंश्योरेंस है वो कंप्लीट फैमिली का होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन का होना चाहिए, किसको आपकी लाइफ को कवर करना है? सबसे पहले जो अर्निंग मेंबर है उसका होना चाहिए। ओके। बच्चों का इसलिए होना चाहिए ताकि उनमें इंश्योरेंस की आदत पड़े, उनको इंश्योरेंस की समझ आए, और वो सस्ता राइट। भी मिलता है उनके लिए। और उनको बाद में उसका बेनिफिट मिले, बिकॉज वो कम एज में लेंगे बिल्कुल। तो बाद में उस एज बड़े होने के बाद उनको उस प्रीमियम में उतना अमाउंट मिलेगा ही नहीं। हाउसवाइफ का भी होना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक वैल्यू हर व्यक्ति की है। बिल्कुल है। हर व्यक्ति की इकोनॉमिक वैल्यू वो है। है, इसीलिए आपका सब कुछ सब टाइम कुछ पे घर चल चल रहा रहा है। है। वो नहीं है तो आपका टाइम कंज्यूम वहीं पे होगा बहुत ज्यादा घर में, तो राइट? होना सबका चाहिए। कितनी कवरेज किसकी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि इस बंदे की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। राइट, राइट, राइट। परफेक्ट है सर। और ये कितने साल तक कवर होना चाहिए? मतलब 50 साल, 60 साल, 100 साल तक, कब तक लेना चाहिए कवर? अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है संकेत। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि भी मैं 60 साल तक कमाने वाला हूँ, जब तक मैं कमाने वाला हूँ तब तक मुझे कुछ हो तो घर वालों के लिए वो कमाई बंद ना हो। यदि मेरा पर्पस उसको इंश्योर करना है तो 60 साल तक लूँगा। बट मेरा पर्पस ये है कि मुझे मेरे घर वालों के लिए कुछ छोड़ के जाना है, लीगेसी बड़ा अमाउंट, बिल्कुल। तो मैं 80 साल तक लूँगा। क्योंकि मेरे जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी विथ अ ग्रोइंग एज कम ही होने वाली है। होने वाली है। मुझे गारंटीड लीगेसी छोड़ के जाना है तो मुझे थोड़ी प्रीमियम ज़्यादा देनी पड़ेगी। मैं 100 साल तक लूँगा बिकॉज मेरे 100 साल तक जीने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है। बिल्कुल। इसका मतलब वो पैसा मेरे घर वालों को नॉन टैक्सेबल गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। और ये जनरेशनल वेल्थ बनती जाए। जनरेशन वेल्थ क्योंकि बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है ना, अरे यार कल किसने देखा है, मैं मेरा सोचूंगा। बट क्या होता है, जो भी मैं रिच फैमिलीज देखता हूँ, बहुत सारे मेरे पास HNI क्लाइंट है, उनकी थॉट प्रोसेस और एक मिडिल क्लास व्यक्ति की थॉट प्रोसेस बहुत अलग है। क्योंकि मिडिल क्लास सोचता है कि अरे यार कल किसने देखा है, छोड़ दो। बट एक बिजनेसमैन और एक HNI कल का नहीं 100 सालों के बाद का भी सोचता है, और उस हिसाब से उनका रोड मैप, उनका प्लान होता है। तो आपने जो बोला वो बढ़िया है सर। सो हेल्थ, टर्म और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये सब कंबाइंड होने चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए? ये सब होना चाहिए, ये जरूरी है। आप कंबाइंड भी ले सकते हैं, उससे आपको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप एक शॉप से जाके यदि चार चीज़ खरीदते हैं तो आपका शॉप वाला थोड़ा डिस्काउंट भी देगा। राइट। लेकिन आप 4 चीज़ें 4 दुकान से जाके लेंगे तो आपकी निगोशिएटिंग पावर कम हो जाएगी। कम हो जाती है। तो जैसे हमारे लाइफ इंश्योरेंस में हम राइडर्स ऐड करते हैं, तो आप हेल्थ का राइडर ऐड कर सकते हैं, आप हॉस्पिटलाइजेशन का राइडर ऐड कर सकते हैं, आप एक्सीडेंटल का राइडर ऐड कर सकते हैं, आप वेवर ऑफ प्रीमियम का राइडर ऐड कर सकते हैं। तो यदि राइडर ऐड करेंगे तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा। करेक्ट। लेकिन यही चीज़ आप जाके किसी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे शोरूम से खरीदेंगे तो पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, जो कि हम सेम चीज़ मेरे क्लाइंट को भी मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है रिचमी नाम से जो हम प्लेटफॉर्म रन करते हैं, वहाँ पे अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज आपको मिलती है। 10 लोगों से फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है। डीमैट खोलने के लिए अलग जगह पे गया, म्यूचुअल फंड के लिए अलग जगह, स्टॉक के लिए अलग जगह, हेल्थ, टर्म, लाइफ, जनरल जो भी आप लेते हो, हर प्रोडक्ट के लिए अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिलेगा। करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल सर मेरा ऐसा है कि इंश्योरेंस में ना ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं क्या, जिसका बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिसका वो लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसको आगे जाके यूज कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है ये उन लोगों को पता नहीं होता है, ऐसा कुछ है? इंश्योरेंस के कुछ बेनिफिट जो नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं या नहीं समझते, उसमें एक है कि यदि आपको वाकई ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत शॉर्ट टर्म है तो आप लोन ले सकते हैं। अच्छा। आपकी जो पॉलिसी की वैल्यू क्रिएट हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई
जो पॉलिसीज मेरे फादर ने चालू करी थी मेरे लिए, मैं उनमें से 2 बार लोन ले चुका हूँ। जब पैसे आए तो उन लोन को चुका दिया। राइट। और बहुत कन्वीनियंट है आपको। ये लोन कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी ही देती है। वाह, ओके, इंश्योरेंस कंपनी ही देती है। ग्रेट। दूसरा, आप चाहें तो अपनी पॉलिसी को बैंक को असाइन करके पॉलिसी वैल्यू के अगेंस्ट में बैंक से भी लोन ले सकते हैं। ओके, ये कितना परसेंट मिलेगा ऐसा कुछ? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रफली 9.5 से 10.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में रहता है। बढ़िया है। और आपकी जितनी पॉलिसी वैल्यू है, सपोज मेरे जितनी मैंने प्रीमियम पेमेंट करी, उन सबके बाद में मेरी पॉलिसी की वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो मैं ऑलमोस्ट 10 लाख में से 7 लाख से लेके 9 लाख 70% से लेके 90% तक का लोन ले सकता हूँ। ग्रेट। कोई पेपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप खाली इंश्योरेंस कंपनी के साइट पे जाके बोलिए और आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और जैसे आप पेमेंट करेंगे उसका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। वाह। तो ये एक ऐसी फीचर है जो नॉर्मली लोगों को नहीं मालूम है कि कई बार लोग इंश्योरेंस इसलिए भी नहीं लेना चाहते कि यार इसमें फंस जाएंगे, पैसा अटक जाएगा, जो रियल नहीं है। दूसरा, लोग कई बार खाली एक वेनिला प्रोडक्ट, जैसे भाई हमने खाली गाड़ी खरीदी लेकिन हमने उसके साथ गाड़ी के फ्रिल नहीं खरीदे, तो लोग राइडर नहीं खरीदते। एंड राइडर्स आर द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। राइट, राइट। तो कोई भी व्यक्ति यदि पॉलिसी ले उसमें जितने राइडर ऐड कर सके उसको उतना फायदा है। ये लोग एक बेनिफिट है जो छोड़ देते हैं। मैन इंश्योरेंस थोड़ा बड़ी अमाउंट होती है, बट राइडर एकदम छोटे अमाउंट, राइडर बहुत छोटे अमाउंट उसके लिए लोग बोलते हैं यार 200-500 हज़ार रुपए क्यों ऐड करने हो। बट वो 200-500 की वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द 50,000 प्रीमियम जो बेस पॉलिसी में वो दे रहे हैं। तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। भाई एक बात बताइए संकेत जी, आप और मैं भी कभी हर महीने में एक बार घर का सामान लेने जाते हैं। बिल्कुल। हम 10,000 की शॉपिंग करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ एक फ्री निकलता है। वाइफ लाइन में लगवाती है हमको 2 रुपए की शैम्पू की पाउच भी लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। छोड़ती है वो? नहीं छोड़ते। तो हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए। राइडर इज लाइक दैट। बिल्कुल। राइडर इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, वी मस्ट ऐड। ये 2 एक ऐसे फीचर है जो हम नॉर्मली मिसअंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल। सो सर, अल्ट्रा रिच लोग जो है ना, कुछ HNI क्लाइंट मेरे भी हैं, तो जब भी हम डिस्कस करते हैं तो मेजरली कुछ प्रोडक्ट पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो है ना ये हीरा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इससे हमारा टैक्स सेव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो बोलते हैं कि इनका हमें बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होता है। वो मुझे लगता है कि आप थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करें तो बेटर होगा। तो यदि मैं अपने आप को एक अल्ट्रा HNI के शूज़ में डालूं और सोचूं कि भी मुझे इंश्योरेंस से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो मुझे 2-3 नज़र आते हैं। पहला, कि मैं जो भी बिज़नेस कर रहा हूँ भगवान की दया से बिज़नेस अच्छा चलेगा, लेकिन गारंटीड अच्छा चलेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं अपने बिज़नेस को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता यदि मुझे कुछ हो जाए, तो जितने पैसे लेने वाले हैं वो तो मेरे घर वालों से पैसा लेके जाएंगे ही, और जितनों से मुझे पैसा लेना था उसमें से कोई भी मेरे घर वालों से आके मिलेगा भी नहीं। करेक्ट। और आउटकम क्या होगा कि मेरे घर वाले समाज के प्रेशर में, अपनी क्रेडिबिलिटी के प्रेशर में, अपने बिजनेस से, अपने घर से पैसा निकाल के लोगों को चुका तो देंगे, मिलेगा उनको कुछ भी नहीं, और आउटकम बिजनेस खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बड़े बिजनेस अल्ट्रा HNI है वो बहुत अच्छी कवरेज की टर्म इंश्योरेंस लेके अपने बिजनेस को सिक्योर कर लेते हैं कि यदि मुझे कुछ हुआ और मेरे सर पे यदि 1 करोड़ का कर्जा है, तो 1 करोड़ इस इंश्योरेंस से चला जाएगा, बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू करेगा, ताकि घर वालों का एक इनकम का साधन जो है वो बंद ना हो। बिल्कुल। दूसरा, मैं आपको अपना एग्जांपल दे सकता हूं। मैंने एक सब्सटेंशियल अमाउंट की टर्म इंश्योरेंस ले रखी है। मैं एक नौकरी करने वाला आदमी हूं। मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं, उसके लिए कोई बिजनेस नहीं छोड़ सकता। आई हैव अ डॉटर। अब मुझे एज अ फादर उसके लिए छोड़ के जाना भी है। मैंने 85 ईयर्स तक के लिए एक टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। ओके। 60 साल के बाद अज्यूम करते हैं, आफ्टर द एज 60 मैं टोटल उसका प्रीमियम समझ लीजिए महीने का 25,000 रुपया प्रीमियम देता हूँ। तो यदि मैं अपनी बेटी को बोलूँ कि भाई मुझे कुछ हुआ 85 के पहले, तो तुमको 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन अब मैं कमाता नहीं हूँ 60 के बाद, तुमको महीने के 25,000 देने हैं। तो मेरी बेटी भी हिसाब लगाएगी कि साल का 3 लाख रुपया, 25 साल भी मैं जिंदा रहा तो वो 75 लाख देगी, और उसको यदि 12-15 करोड़ रुपए मिलने हैं तो पेमेंट करेगी सर। 100%। मैं अपनी बेटी के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ। वाओ, ओके, दैट इज कॉल्ड जनरेशनल वेल्थ। That is called generational wealth. This is what the Ultra HNI certainly do. Plus, third item is they do. There are 2 more items. I'll just touch upon that. Because they are into Ultra HNI and they have business, they take employer-employee. हाँ।
अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत कस्टमर्स को मालूम नहीं है, हमारे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रदर्स को भी नहीं मालूम है, और वो अपने कस्टमर्स को गाइड नहीं कर पाते हैं। बट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में क्या है कि आपकी कंपनी के बुक से प्रीमियम पेमेंट हो जाती है, तो आपके खर्चे का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और आपका बिजनेस सिक्योर हो जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, सो दैट यू डोंट नीड टू पे टैक्स ऑन दैट एक्सपेंस। ऑन द प्रीमियम दैट यू हैव पेड, दैट इज एज गुड एज योर बिजनेस एक्सपेंस, परफेक्ट, राइट? परफेक्ट। तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आई थिंक इज वन बिग अपॉर्चुनिटी विच पीपल who are HNI are missing out on. Second item, as I said, कि business is uncertain. There is one act called MWPA Act, Married Women Protection Act. ओके। तो मेरी ये गाइडेंस हमारे सारे अल्ट्रा HNI को है कि भाई आप बिजनेस में हैं, आप खाली अल्ट्रा HNI को क्यों, इवन मिडिल क्लास को, कोई भी व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को, छोटा भी व्यवसाय हो, जो भी छोटा व्यवसाय भी हो, कि आप उसमें पॉलिसी जरूर, इसके लिए आपका कोई प्रीमियम एक्स्ट्रा नहीं लगता, लेकिन पॉलिसी लेने के टाइम में वो बताना जरूरी है। उससे क्या होता है कि आपकी वाइफ और बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन भगवान ना करे किसी भी कोई भी आर्बिट्रेशन में, कोई भी लीगल केस में वो पॉलिसी अटैच नहीं हो सकती। आपकी गाड़ी, घर, बंगला, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट सब अटैच हो सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन अंडर MWPA एक्ट Okay. can't be attached at all. Nobody can touch it. No government can touch it. तो सर मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जब भी ना इंश्योरेंस की बात आती है, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, उससे बिजनेस जब लिंक होता है तो, कि बिजनेस जो होता है ना वो कांच का बंगला है, एक पत्थर उस पर गिर जाए सब खत्म हो सकता है। सो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैं खुद से बिजनेस करने लगा तब मुझे पता चला कि भाई साहब इसमें इतने ज़्यादा झमेले, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक छोटी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग लगा सकती है बिजनेस में, तो उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो मेरे जो भी व्यूअर्स है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटे मोटे लेवल पे कोई भी स्केल पे हो, आज से ही उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा। सर मुझे ये जानना है कि क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस में जो भी एक सेगमेंट आता है, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाओ तो बेटर होगा। क्रिटिकल इलनेस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो ऐसी चीजें हैं, यदि आपको मौका लगे तो एज ऑफ यस्टरडे, नॉट एज ऑफ टुडे, एज ऑफ यस्टरडे खरीद लीजिए। वाह। कारण क्यों कह रहा हूं मैं आपको, और लाइफ इंश्योरेंस भी, आप सोच रहे हैं मैं डिसीजन ले लूंगा, लेकिन हो सकता है कि जब आपके जेन्युइनली आप कन्विंस हो डिसीजन लेने के लिए, तब आप एलिजिबल ना हो। एक छोटी सी, जैसे आपने कहा कि भी जैसे हमारा बिजनेस में छोटा सा कांच का बंगलो है, छोटा सा पत्थर लगा तो टूट सकता है। बिल्कुल। मैं आपको टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, ये करीब 10-12 साल पहले की बात है। मुझे बहुत पसीने आए, मुझे बहुत पैल्पिटेशन हुई, एकदम हाथ पेन करने लग गया। आई वॉज सर्टेन कि मुझे कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। माई कलीग्स रस्ड मी टू द हॉस्पिटल, दे डिड द ECG। ECG में उन्होंने बोला कि थोड़ी एबनॉर्मलिटी है। देन दे रस्ड मी टू द हॉस्पिटल, वहाँ सब चेकअप हुआ, मैं एक दिन एडमिटेड रहा, बोला कुछ नहीं है, गैस की प्रॉब्लम है। ओके। लेकिन संकेत जी, वो 24 घंटे में ना मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने में घूम गई। मैं 24 घंटे में सिर्फ ये सोच रहा था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, अब तो मेरे पास कवरेज नहीं, कल को यदि इनकम खत्म हो गई तो क्या होगा, कल के जॉब नहीं रही तो क्या होगा, उसकी पढ़ाई कैसे करवाऊंगा, उसकी शादी कैसे करूंगा, वगैरह 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 वगैरह। एंड दैट वाज द फर्स्ट सिग्नल दैट गॉड गेव मी कि मिस्टर जलान, बाई एडिक्वेट इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली इमीडिएटली। और खुदा ना खास्ता जेन्युइनली यदि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई होती, उसके बाद मैं 3 गुना प्रीमियम भी देना चाहता, तब भी मुझे ना क्रिटिकल इलनेस मिलता, ना हेल्थ इंश्योरेंस मिलता, ना लाइफ इंश्योरेंस मिलता। तो क्रिटिकल इलनेस, अगेन एज आई सेड, इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस दैट यू मस्ट बाय एज अ राइडर अलॉन्ग विथ योर लाइफ इंश्योरेंस। लीजिए जरूर। तो ऐसी कोई केस सर आपने देखी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो कि यूनिक हो, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो? ऐसी कोई जो भी कोई स्टोरी हो आपने देखी हो कि ये बहुत यूनिक है और ये, या लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो देखिए, क्योंकि आई हैव स्पेंट 25 ईयर्स इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कई केसेस हैं, बट मैं आपको अपने खुद के फैमिली का एक केस बताता हूँ। हमारे बुआ जी के एक लड़के थे, दे वर क्वाइट एवरेज एंड दे वर वर्किंग विथ अस, विथ माय फादर ओनली। एंड माय फादर वाज अ लर्नड मैन, एज आई सेड कि उन्होंने हमारी भी पॉलिसियाँ ली थी। तो उन्होंने, उनका नाम किशन था, तो मेरे फादर ने उनको बोला, किशन तेरी एक इंश्योरेंस की पॉलिसी बना रहा हूँ। एंड बीइंग अ यंग गाय, हिज फर्स्ट रिस्पॉन्स वाज कि मामा जी अभी क्या ज़रूरत है, और अभी तो बहुत खर्चे हैं, ये है वो है, मैं अगले महीना देख लूँगा, अगले साल देख लूँगा, मार्च महीने की बात है। एंड माई फादर बीइंग माई फादर एंड बीइंग मैच्योर, यही होता है ना, मैच्योरिटी इसी को बोलते हैं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं दे रहा हूँ तेरी प्रीमियम, तेरे पैसे से मैं हर महीना करके काट लूँगा। ओके। अब उसमें वो क्या ही मना करता, बिकॉज मामा जी ने कह दिया है तो। एंड ही बॉट अ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिम, एंड अनफॉर्चुनेटली सम 1.5 month later,
out of nowhere, that cousin brother of mine, he had a problem. He had a diarrhea. Oh. We rushed him to the hospital. By the time we moved him to the hospital, he was dead. Oh. And we never could think in our life. And as I say, I have goosebumps. Mm-hmm. And when I went to the house to my bua, what can console a mother whose young son has died? Nothing in the world. 100%. That loss is irreplaceable. Mm-hmm. But after 7 or 8, 10 days, बोलते हैं ना हम लोग 14 करते हैं, 12 करते हैं, 12 करने के बाद में मैंने उनके हाथ में 15 लाख रुपए का चेक दिया. Okay. Wow. And I'm telling you, though she knew that her son is not coming back, बट उनको अब ये बेटा चला गया, उसका तो दुख था ही, लेकिन उसको मालूम था वो वापस नहीं आएगा. लेकिन अब ये 15 लाख को उनको ये तसल्ली थी कि बेटी की शादी और उनकी जिंदगी में अब कोई तकलीफ नहीं आने वाली. उनको किसी के आगे हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे. बेटा गया फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी. राइट. इससे ज्यादा क्लासिकल एग्जाम्पल और क्या हो सकता है. और हम खाली इस डिसीजन को डिफर करते हैं. मैं तो इतना ज्यादा प्रोपोगेटर हूँ इंश्योरेंस का कि ये कहूंगा, आपको यदि 3 दिन भूखा रहना है ना, रह जाइए, कुछ नहीं होगा. बिल्कुल. इंश्योरेंस के डिसीजन को डिले मत कीजिए. ये इतना इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल सर. बट यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम मैं जनरली देखता हूँ, या लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर मेरा इनकम ही कम है, मैं 10,000 कमाता हूँ, मैं 20,000 कमाता हूँ, अब डायरेक्टली बोला जाए तो नंगा नहाएगा क्या और नीचे डूबेगा क्या. सो यहाँ पे दिक्कत उनको ये आती है कि ऑलरेडी मेरा इनकम कम है और उसमें से मैं कहाँ कहाँ प्रीमियम भरूँ, किसको किसको पैसा दूँ, तो मैं क्या लेना चाहिए मुझे अगर 10-20 हज़ार मेरी कमाई है तो. चलिए इसको रोल प्ले करते हैं. आपकी इनकम 10,000 है. 10,000 मेरा ही है, समझिए, समझ लीजिए. आप मुझे एडवाइस दे दीजिए. करेक्ट है. अब मैं यदि आपको बोलूं कि आप मुझे महीने की 10,000 की प्रीमियम या सालाना 50,000 की प्रीमियम दीजिए, तो वाकई आपको तकलीफ है. 100% जेन्युइन है, क्योंकि खर्चे हैं, परिवार है. ये 10,000 की इनकम यदि आपकी 9.5 की हो संकेत जी, तो बहुत तकलीफ होगी. क्या मैनेज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. 500 रुपये में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा. 500 मैनेज कर सकते हैं. मैं मानता हूँ तकलीफ होगी, लेकिन क्या 500 मैनेजेबल है? मैनेजेबल है. तो सालाना 6,000 रुपये. मैं सालाना 6,000 में आपको 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस कवर देना चाहूँगा. वाह. मैं 6,000 रुपये में आपको 25 लाख की लाइफ इंश्योरेंस की कवर और आपको 2 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर देना चाहूँगा. तो क्या वाकई बहुत तकलीफ है संकेत जी? खाली 500 रुपये महीने में यदि आपको ये मिलता हो तो. इज इट रियली पॉसिबल? ऑल पॉसिबल. ऐसे प्रोडक्ट है अपने पास पूरी इंडस्ट्री में. ग्रेट. तो ये प्रोडक्ट उनके पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है. प्रोडक्ट है संकेत जी, ये आप जो कर रहे हैं अवेयरनेस वाला काम, ये पहुंचना जरूरी है. बिल्कुल. तो आप ये जो काम कर रहे हैं बहुत नोबल काम है. इंश्योरेंस बेचने वाले इंडिया में 20 लाख लोग हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वैसे 20 भी नहीं. राइट. ये जरूरी है. तो इससे होता ये है कि ये खुद से सर्च करने लग जाएंगे. ये खुद से वैसा ये पॉडकास्ट में हमने ये सुना है, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे खुद के लिए जो बेस्ट है वो ले लेंगे. तो कहता हूँ मेरे पास मत आओ भाई, अरे किसी के पास जाओ, इंश्योरेंस खरीदो, वो ज्यादा जरूरी है. कोई भी कंपनी के पास कोई टेंशन नहीं. हमारा बिजनेस मैटर नहीं करता, पहले आपकी लाइफ में खरीदना और आपका मानना जरूर, आपका समझना ज्यादा 100% सर. सो सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है जो थोड़ा अंडररेटेड है आज के दिन में? ऐसा कोई है या कोई सेगमेंट हो इंश्योरेंस का जो थोड़ा अंडररेटेड है? हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा अंडररेटेड जो एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो एन्युटी. ओके. ना तो कोई बिजनेसमैन अपने बुढ़ापे के लिए कोई पैसा जमा करता है, वो तो खाली अपने बच्चों को बढ़ाने में, घर में, परिवार में, बिजनेस को बढ़ाने में पैसा इन्वेस्ट करता है. वो ये सोचता ही नहीं है कि 55-60 साल के बाद में मेरी अपनी एक अलग जिंदगी होगी जिसके लिए पैसा चाहिए. सर्विस वाले जो है उनको जितना पैसा मिलता है, जो हमारी पीएफ से कट के जो पैसा मिलता है, वो इतना एडिक्वेट नहीं होता कि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी रिटायरमेंट के बाद जी पाए. करेक्ट. तो द मोस्ट अंडररेटेड इंश्योरेंस कैटेगरी इन इंडिया टुडे इज एन्युटी टू माय अंडरस्टैंडिंग. पेंशन एंड एन्युटी. अब्रॉड यदि आप जाएं तो पेंशन मार्केट, एन्युटी मार्केट इज बिगर देन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट. थोड़ा सा इलेबोरेट करिए सर, इसको जरूरी है ये चीज. क्या आपको मालूम था संकेत जी कि जितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जितना बेनिफिट पे आउट करती हैं, हम नॉर्मली जब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं तो आपको पहला चीज दिमाग में क्या आता है, या कस्टमर के दिमाग में क्या आता है कि यार मरूंगा तो घर वाले को ये मिलेगा. अब मैं मरने के बाद मुझे क्या फायदा है? मुझे मरने के बाद मुझे क्या फायदा है? करेक्ट है. घर वाले अपने आप चलाएंगे या व्हाटएवर. उन्हें ये मालूम ही नहीं कि इंश्योरेंस कंपनीज जितना बेनिफिट पे आउट करती हैं उसका 80% बेनिफिट पे आउट लिविंग बेनिफिट है. डेथ बेनिफिट खाली 20% है. अच्छा, कैसे? तो यदि हम 100 रुपया पेमेंट, हमारे लोग इतने नहीं मरते साहब.
बिल्कुल। लेकिन वो सिक्योर रहते हैं, उनको मेंटल पीस रहती है। हाँ। यदि मैंने इंश्योरेंस खरीदा है तो मैं भगवान से ये थोड़ी प्रार्थना करता हूँ डेली कि मैं कब जल्दी टपक जाऊं। बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं है, करेक्ट है ना? बिल्कुल मैं सही। तो भगवान से अपनी सलामती की, अपनी सेहत की प्रार्थना ही करता हूँ। 100%। मैं अपना सेहत का ख्याल रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया बोल के मैं अपना सेहत का ख्याल नहीं रखता। मैं सेहत का ख्याल रखता हूँ, लेकिन मुझे मेंटल पीस है कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, यदि मुझे कुछ हो तो घर वाले इंश्योर्ड हैं, घर वालों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं कुछ नहीं होता है तो भी तो मुझे कुछ पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। इंश्योरेंस में सेविंग्स भी है, इन्वेस्टमेंट्स भी है, इनकम भी है। हम्म। तो पेंशन प्रोडक्ट क्या है? हमारी ओल्ड एज के लिए। भाई इंश्योरेंस में एक बहुत अच्छी सेइंग है, देयर आर टू फियर्स इन इंश्योरेंस, देयर आर टू फियर्स इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। डाइंग टू अर्ली, यदि बहुत जल्दी मर गया तो घर वालों का क्या होगा? और दूसरा फियर है डाइंग टू लॉन्ग, कि यदि 80-85 साल तक जिया तो संभालेगा कौन? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो डाइंग टू अर्ली के लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए, हाँ। या इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान लीजिए जिससे कि आप एडिक्वेटली इंश्योर्ड हो। बिल्कुल। लेकिन डाइंग टू लॉन्ग के लिए आप पेंशन प्लान लीजिए, एन्युटी प्लान लीजिए, ताकि आपको, भाई हम चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत लायक हों, सभी के बच्चे लायक ही निकलते हैं, लेकिन आप उनसे पैसा लेने वाले ना बने, बुढ़ापे में भी पैसे देने वाले बने तो कैसा रहेगा? सही है। भाई आप अपने पोतों को कुछ देना चाहेंगे या अपने बेटे से लेके देना चाहेंगे? नहीं, मैं देना खुद देना चाहेंगे। खुद देना चाहूंगा। और ये सक्षमता तभी आएगी जब आप अपने रिटायरमेंट के कॉर्पस की प्लानिंग, एन्युटी की प्लानिंग, पेंशन की प्लानिंग आज से करें। राइट राइट। यदि आप बिजनेसमैन भी है संकेत जी, आपका बिजनेस 60 साल के बाद कौन संभालेगा? मेरी आगे की मोस्ट लाइकली पीढ़ी आपके जो नेक्स्ट भी- जनरेशन, आपकी बेटी या आपका बेटा संभालेंगे। बिल्कुल। जब वो संभालेंगे उसके बाद यदि कुछ भी खर्चे करने हुए तो आपको किनसे पूछना पड़ेगा? उनको ही पूछना पड़ेगा। बिजनेस था किसका? मेरा खुद का। तो वो देने में शर्माएंगे नहीं, वो हिचकिचाएंगे भी नहीं। लेकिन यदि आपने अभी अपने बिजनेस के दौरान ऐसे कुछ प्लानिंग कर ली कि आपके पास रिटायरमेंट के बाद आपने बेटे को अच्छा बिजनेस भी दिया, बच्चों को, और आपके पास अपने खुद के पास में भी 10 करोड़ रुपए हैं करेक्ट। कि दिल्ली, होली, दिवाली, जन्मदिन, इस सब में आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं, वो आपको गिफ्ट दे या ना दें, वाह, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? एकदम बेस्ट रहेगी। आपको यदि हरिद्वार जाना, आपको पैसे ना मांगने पड़े, तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? एकदम जबरदस्त होगी। ये एक सेगमेंट है जो कंप्लीटली, बोथ इन सैलरीड पीपल एंड इन बिजनेस पीपल, इज कंप्लीटली मिसिंग। और ये सर जेन्युइनली प्रॉब्लम है, मतलब बिजनेस वालों के घर में है पर मिडिल क्लास के घर में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे पास रिटायर्ड लोग बहुत सारे आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने पाई पाई कलेक्ट करके मैंने एक घर बांधा है, Correct. खर्चा किया है, पैसा जोड़ा है, Correct. बट आज के दिन अगर मुझे कहीं जाना है 1,000 2,000, जब मैं पैसा मांगता हूँ मेरे घर में किसी से तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता टेढ़ा है। हो जाता है। और ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को पैसा नहीं दे पाते। और मैं तो ये बोलता हूँ कि चलिए बच्चे लायक भी हैं, आपको मांग के जाने में खुशी होगी या अपने पैसे से जाने में खुशी होगी? अपने पैसे से, ऑब्वियसली है। और बच्चे लायक ही मैं कहता हूँ। अच्छा चलिए आपने पूरी जिंदगी जोड़ के एक मकान बना लिया, अब जब आपको 5,000, 10,000, 50,000 की जरूरत होगी तो क्या मकान का एक पोर्शन बेचेंगे? बिल्कुल नहीं पॉसिबल। बिल्कुल नहीं बेचेंगे। तो साथ में अपने रिटायरमेंट के एक फंड की प्लानिंग भी आज से ही करिए सर, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, बढ़िया एडवाइस है। ये एक सेगमेंट काफी मिसिंग है। राइट, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी और मुझे गारंटी है सभी लोगों को इसका फायदा होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो का ना मैक्सिमम लाइक करना, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, सब व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पे भी शेयर कर सकते हो कर लेना, क्योंकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन जानी जरूरी है। और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट इनको मिलता होगा। सो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।